तो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू अद्वैत एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जिसमें हम ये जानेंगे कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो अंतःसावरी तंत्र होता है, उसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां मौजूद होती हैं और वो ग्रंथियां क्या क्या सावर करती हैं और सेक्रीट करती हैं। इनका मतलब हॉर्मोन्स सेक्रीट करती हैं, हॉर्मोन्स का सावर करती हैं। तो हमारे पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में बहुत अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जगहों पे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ग्रंथियां मौजूद होती हैं और वो अलग अलग हॉर्मोन्स का सावर करते हैं यानी सेक्रीशंस करते हैं, जिसका हम लोग को विस्तार पूर्वक एक सीक्वेंशियल वे में हम लोग को ग्लैंड्स देखना है, उनके क्या देखने हैं, कार्य देखने हैं, उनकी संरचनाएं देखनी है। तो ये सारी चीजें हम आज जानेंगे और देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग उसके पहले, मतलब पढ़ने से पहले हमको ये देखना जरूरी है कि जो हम एग्जाम लिखने जाएंगे, जो सीजीपीएससी मेंस लिखने जाएंगे या सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लिखने अगर हम जाएंगे तो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा इस चीज का हमारे पास आइडिया होगा, तभी तो हम ये चीज को कैसे, कितना डीप में पढ़ना है और किस चीज को छोड़ना है, ये चीज हमको पता चल पाएगा। तो पहला क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, वो क्या है? एक्सप्लेन इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ऑल द नेम ऑफ ऑल द हार्मोन्स एंड विथ देयर फंक्शंस। मतलब जो भी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जो पीयूष ग्रंथि होती है, उनकी संरचना का विस्तार से वर्णन करना है और तथा इनके द्वारा जो सावरित सभी हार्मोन होते हैं, मतलब ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जो भी हार्मोन को सिक्रीशंस करती हैं, उनके बारे में लिखना है और साथ ही साथ उनके कार्य के बारे में लिखना है, उनके फंक्शंस के बारे में भी लिखना है। जो आपको 2024 में पूछा गया है, ये सवाल आया है। हम लोग आगे देखेंगे कि इसको कैसे लिखना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे बन सकता है कि डिफाइन हार्मोन्स एंड नेम द ग्लैंड नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, मतलब हार्मोन्स को परिभाषा दीजिए, हार्मोन्स को परिभाषित करने बोल रहा है, तथा उनकी ग्रंथियों का नाम बताइए जिसे मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसको भी हम आगे देखेंगे, आगे समझेंगे। सारा चीज यहाँ पे इस वीडियो में एंडोक्राइन से संबंधित सारी चीजें यहाँ पे कवर होने वाली है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो डिस्क्राइब द रोल ऑफ पैंक्रियाज एज अ ड्यूअल ग्लैंड, मतलब हेटेरोक्राइन ग्लैंड, लिस्ट इट्स हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस इन ग्लूकोज रेगुलेशन। मतलब कि अन्याशय जो पैंक्रियाज होती है वो द्विकार्यात्मक हेटेरोक्राइन ग्रंथि के रूप में वर्गित करना है, इसके हार्मोन के नाम तथा ग्लूकोज के नियम का उनका क्या करना है, कार्य भी लिखना है। ऐसा भी क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है, मतलब कंस्ट्रक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव समरी टेबल ऑफ द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। योर टेबल मस्ट इंक्लूड, भाई टेबल बनाने बोल रहा है और टेबल में क्या क्या होना चाहिए, लोकेशन होना चाहिए, प्राइमरी हार्मोन सेक्रीटेड होना चाहिए कि कौन सा उसका लोकेशन है, सेक्रीट क्या करता है, एंड फंक्शंस क्या होता है और उसके डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होते हैं। और इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाने वाली हूँ आगे आगे सेशन में। तो यहाँ पे मानव शरीर के प्रमुख अंतःसारवी ग्रंथियों का एक विस्तृत सारणीबद्ध विवरण तैयार कीजिए। आपकी सारणी के निम्न बिंदु अवश्य शामिल होना चाहिए: ग्रंथि का स्थान होना चाहिए, स्रावित प्रमुख हार्मोन होना चाहिए, मुख्य शारीरिक कार्य होना चाहिए और उससे संबंधित होने वाले जो भी रोग है, डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं, ये चारों शामिल होने चाहिए। तो भाई ये क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं और ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, इसको भी हमने देख लिया है, लेकिन किन किन मार्क्स में आए हुए हैं ये देख लेते हैं। तो ये जो 2024 में आया था, ये 8 मार्क्स में आया हुआ था, ठीक है। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन पड़ेगा। और ये जब हम लोग को समरी बनाने बोल रहा है, पूरा पूरा हम लोग को टेबल बनाने बोल रहा है, जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम के ग्रंथियां होती हैं और वो क्या क्या सेक्रीट करती हैं, क्या क्या सावर करती हैं, हॉर्मोन्स के बारे में और उसके कार्य के बारे में, तो ये हमारे पास सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो कि है 15 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस आ गए, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आ गए, और उसके बाद जो हम लोग के जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमको पता चल गया। तो अब हम देखते हैं कि ये सब क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं और क्या क्या एंडोक्राइन सिस्टम कहता है, क्या बोलता है। तो पहला हम लोग को देखना है कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, अंतःसारवी जो तंत्र होती है ये होता क्या है। तो पहले हमको देखना है द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डक्टलेस glands that secrete hormones directly into the bloodstream to regulate physiological processes। मतलब कि जो अंतःसावरी तंत्र में नलिका वहिनी ग्रंथ होती हैं जो शारीरिक प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण करने के लिए सीधा रक्त प्रवाह में हार्मोन आवृत करती हैं। तो एंडोक्राइन मतलब जो हमारे पास ग्लैंड्स होती हैं, जो ग्रंथियां होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। तो जो ग्लैंड्स होती हैं, हमारे पास ग्रंथियां होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं भाई? 2 प्रकार की होती हैं। पहले हम देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स
क्या होती हैं और दूसरी हमारे पास होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है कि इनके जो भी सेक्रीशंस होते हैं उनको हम एंजाइम्स कहते हैं और हिंदी में भी हम एंजाइम्स ही कहते हैं। और एंडोक्राइन के ग्लैंड्स जो होती हैं वो हार्मोन्स निकालते हैं, हार्मोन्स का सावर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनके पास क्या होता है, डक्ट होता है। डक्ट होता है, डक्ट मतलब कि एक ऐसा ऑर्गन बोलना चाहिए, एक ऐसा अंग बोलना चाहिए जिसमें इनका जो एंजाइम्स होता है वो यहाँ पे रह के क्या होता है, स्टोर्ड रहता है, संग्रहित रहता है। जब तक उसको आगे काम ना पड़े तब तक वो क्या रहता है, संग्रहित रहता है, स्टोर्ड रहता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं लिवर। तो लिवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो क्या निकालता है, बाइल निकालता है। और बाइल जो होता है वो कहाँ जाके स्टोर्ड होता है भाई, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर्ड रहता है। गॉल ब्लैडर में जाके क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है। वही चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, क्या क्या सेक्रीट करती हैं, और उनके बीच में कोई भी डक्ट नहीं होता, मतलब डक्टलेस होते हैं। कुछ भी ऐसा अंग नहीं पाया जाता जहां पे वो आके क्या रहे, संग्रहित रहे, स्टोर्ड रहे। वो सीधा सीधा कहाँ जाती है भाई, ये हार्मोन सीधा सीधा ब्लड में जाती है, यानी कि रक्त में जाती है। और वही चीज बताया है कि रक्त प्रवाह में हार्मोन्स जो है सावरित करती हैं सीधे सीधे, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन नाम से बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स पहला क्या होता है। तो पहला एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे पास क्या आता है, हाइपोथैलेमस नाम से एक एंडोक्राइन ग्लैंड आता है। और उसका जो लोकेशन होता है, जो स्थान होता है वो क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन अबव द पिट्यूटरी। मतलब इसका स्थान क्या होता है, अग्र मस्तिष्का मतलब फोर ब्रेन का एक भाग होता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि के ऊपर क्या होता है, स्थित होता है। और हम डायग्राम से देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ मौजूद होती है, जिसके ऊपर हाइपोथैलेमस स्थित होता है। फिर हम देखते हैं कि ये जो हार्मोन्स है ये कौन सा हार्मोन सेक्रीट करता है। तो इसका हार्मोन है रिलीजिंग हार्मोन और इनिबिटिंग हार्मोन। इनिबिटिंग हार्मोन का मतलब जीएनआरएच, मतलब कि जीएनआरएच का मतलब क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोमेस्टोट्रोपिन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनका कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो कार्य इसका होता है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, इट रेगुलेट्स द सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो मास्टर ग्रंथि को भी नियंत्रण करता है, पिट्यूटरी हार्मोन्स के स्राव को नियंत्रण करने में क्या होता है, इसका कार्य होता है, इसका फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डेफिशिएंसी क्या होती है, मतलब इसकी कमी से कौन सी रोग हो सकती है। तो डिसरप्ट्स द एंटायर एंडोक्राइन एक्सिस सेकेंडरी डेफिशिएंसी, मतलब संपूर्ण अंतःसावरी तंत्र जो एंडोक्राइन अक्ष होते हैं में गड़बड़ी उत्पन्न कर सकती हैं, मतलब द्वितीयक कमी कर सकती हैं। मतलब ये सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज हमको यहाँ पे पता चल गई, उसके डेफिशिएंसी से, उसका अल्पता से हमको यहाँ पे पता चलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, नॉर्मल स्लाइड देख के समझ में आ रहा होगा कितना 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि अलग से आपके 2024 में सवाल पूछे गए थे। और सवाल में हम आंसर कैसे लिख सकते थे ये चीज के बारे में मैं यहाँ पे बताऊंगी, जानकारी दूंगी, जो आपको 2024 में 8 मार्क्स के आया हुआ था, ठीक है, 8 मार्क्स में आया हुआ था। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो भाई हम लोग एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी देखे थे कि हार्मोन्स को परिभाषित कीजिए, और साथ ही साथ में ये जो हार्मोन्स होते हैं कौन सा ऐसा हार्मोन होता है या कौन सी ऐसी ग्रंथि होती है जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो हमको यहाँ पे पता चला जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसी को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। समझ में आया। फिर हम लोग देखते हैं कि इसका लोकेशन क्या होता है, इसका स्थान क्या होता है। तो बेस ऑफ द ब्रेन में होता है, मतलब ये भी मस्तिष्क में पाया जाता है, हाइपोथैलेमस के जैसे मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। इसके बाद इसके जो सावर होने वाले, सेक्रीट होने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं उनके कार्य क्या होते हैं, उनकी अल्पता से, उनकी डेफिशिएंसी से क्या होते हैं, इसको एक टेबल फॉर्मेट में देखते हैं, जो टेबल फॉर्मेट में बहुत इजीली और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है और क्लियरली भी हमको सीन होता है, विजिबल होता है। तो पहला हम लोग देखते हैं हार्मोन। हार्मोन पहला क्या होता है हमारे पास, ग्रोथ हार्मोन होता है। ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो वृद्धि करवाता है, वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जो क्या करता है, इसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है, एक लक्षित अंग क्या होता है, पूरी बॉडी में क्या करता है, संपूर्ण शरीर में इसका लक्ष्य होता है, अपना काम ये पूरा संपूर्ण शरीर में दिखाता है।
फिर हम देखते हैं इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य सिर्फ ये होता है कि बॉडी ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, मतलब शारीरिक वृद्धि एवं कोशिका विभाजन में इसका काम होता है। और अगर इसका हम लोग क्या कर देते हैं, कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी होती है, कमी हो जाती है, तो ड्वार्फिज्म हो सकता है, बौनापन आ सकता है, और साथ ही साथ में जाइगैंटिज्म भी बोला जाता है। मतलब अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा इसका सावर हो जाए, ग्रोथ हार्मोन का सावर हो जाए, तो वो इंसान क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हाइट में बड़ा हो सकता है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ दिखने वाली। फिर हम लोग देखते हैं TSH, मतलब इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से कहा जाता है, जिसका टारगेट ऑर्गन मतलब लक्षित अंग कौन सा होता है भाई, थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि के बारे में भी हमको यहाँ पे देखना है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है, स्टिमुलेट थायरोक्सिन सेक्रीशन। तो ये जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, ये थायरोक्सिन का क्या करती है, सेक्रीशन करती है, सावर करती है। तो थायरोक्सिन सावर के उत्तेजित करता है ये, और इसकी अगर कमी हो जाएगी तो क्या होता है, हमारे पास घेंघा रोग हो जाता है और हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। फिर हम देखते हैं हमारे पास ACTH होता है। ACTH का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका एक अंग क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। अधिवृक्क प्रास्था जो होती है वो इसका टारगेट ऑर्गन होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि स्टिमुलेट द कॉर्टिसोल एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ये इस चीज को देखने का काम करता है। और इसकी कमी से क्या होती है, एडिसन डिजीज होती है। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं FSH। FSH का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका अंग क्या होता है, जनन ग्रंथि, मतलब कि गोनाड्स के अंदर हम और आगे देखेंगे। उसके बाद क्या होता है, इसका काम क्या होता है, गेमेट फॉर्मेशन, मतलब शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करती है ये। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसकी डेफिशिएंसी से, कमी से क्या हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, बांझपन आ सकता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि LH का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका भी अंग क्या होता है, गोनाड्स को, जनन ग्रंथियों को ये क्या करता है, टारगेट करता है। और इसका काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, ओव्यूलेशन एंड टेस्टोस्टेरोन सेक्रीशन, मतलब कि अंडोत्सर्जन एवं टेस्टोस्टेरोन के सावर में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसकी डिफिशियंसी से फिर से क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है और डिलेड प्यूबर्टी हो सकता है। समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोलैक्टिन नाम से जो होती है वो क्या होती है, मैमरी ग्लैंड्स, वो स्तन ग्रंथियां होती हैं, जिसमें इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है कि दूध उत्पादन, मतलब कि मिल्क प्रोडक्शन में इसका बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसके बाद हम देखते हैं अगर इसकी कमी हो जाती है तो पुअर लैक्टेशन हो सकता है, मतलब दूध की कमी हो सकती है। इस चीज को ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीटोसिन नामक होता है। अब प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आ जाते हैं जो हर बार आपको पूछा जाता है। तो ये गर्भाशय यूट्रस का इसका क्या होता है, टारगेट ऑर्गन होता है। और अगर इसका कार्य क्या होता है कि चाइल्ड बर्थ और मिल्क इंजेक्शन, मतलब कि प्रसव एवं दूध निष्कासन में ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि दूध उत्पादन के लिए प्रोलैक्टिन और दूध जो है निष्कासन जो होती है उसके लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका क्या होता है, निर्भर होती है। फिर हम देखते हैं अगर इसकी कमी हो जाए तो वीक लेबर हो सकता है, पुअर मिल्क इंजेक्शन, मतलब कमजोर प्रसव पीड़ा हो सकती है, और दूध निष्कासन में क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। आखिरी हम लोग देखेंगे ADH, जिसको हम लोग एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन से नाम से जाना जाता है, जो किसका, उसका ऑर्गन, उसका अंग क्या होता है, वृक्क, किडनीज पे ये क्या करता है, टारगेट करता है। और इसका क्या हो जाता है, फंक्शन, कार्य क्या होता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड मेंटेन्स वाटर बैलेंस, मतलब जल पुनः अवशोषण करना और जल में संतुलन बनाए रखने का ये काम करता है। और इसकी कमी से क्या हो सकती है भाई, डायबिटीज हो सकती है। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वो कहीं ना कहीं मस्तिष्क में पाई जाती है, ये हमको पता चला था। लेकिन इसमें हम लोग को हाइपोथैलेमस भी दिखेगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद हमको क्या दिखेगा, एक कुछ न्यूरॉन्स दिखेंगे, हाइपोथैलेमिक क्या दिखेंगे, न्यूरॉन्स दिखेंगे आपको। और साथ ही साथ में एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, और यही ये जो यहाँ ये जो बना हुआ है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी नाम से जाना जाता है। और यही पिट्यूटरी के दो भाग होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो यहाँ पे दिया गया है। और इसमें नसों का क्या रहता है, वो रहता है, उसी को क्या बोला जाता है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स कहा जाता है, जो हार्मोन्स को पूरी बॉडी तक लेके जाने का काम करते हैं, पूरे शरीर तक लेके जाने का, प्रवाह करने का काम करते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जितनी भी पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि क्या होती है, तो पीनियल ग्रंथि होती है वो कहाँ पाई जाती है भाई, ये पाई जाती है हमको, ये पाई जाती है डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। तो ये भी कहीं ना कहीं ब्रेन में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। तो इसका स्थान क्या होता है, अग्र मस्तिष्क के पृष्ठ में, मतलब डोर्सल भाग में क्या होती है, ये स्थित होती है। इस चीज को अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये हार्मोन कौन सा साब्र करता है, तो ये हार्मोन कौन सा होता है, मेलाटोनिन हार्मोन होता है। मेलाटोनिन हार्मोन बहुत 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 इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। दूसरा, इसका कार्य क्या होता है, ये मेलाटोनिन का काम क्या होता है, स्पीनियल ग्रंथि का काम क्या होता है, तो इसका रेगुलेट्स द 24 आवर सिरकैडियन रिदम स्लीप वेक साइकिल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये 24 घंटे की जो दैनिक सिरकैडियन लय होती है, नींद जागरण चक्र को नियंत्रण करने का काम करता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, इंसोम्निया होती है एंड डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न्स। मतलब कि क्या हो सकती है, अल्पता क्या होती है, अनिद्रा और नींद के पैटर्न में गड़बड़ी होने का, इससे क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ग्रंथि और ये हार्मोन क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पीनियल ग्रंथि कहाँ मौजूद होती है। तो पीनियल ग्रंथि कहाँ मौजूद होगी, सबसे पहले हमको ये देखना जरूरी है कि हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा, तो हाइपोथैलेमस भी कहीं ना कहीं मस्तिष्क के कहीं पे लोकेटेड है। उसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहीं ना कहीं मस्तिष्क में लोकेटेड है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो ब्रेन होती है और हमारे पास जो पीनियल ग्रंथि होती है, वो यहीं पे ही क्या होती है, रहती है, मस्तिष्क में ही स्थित होती हैं। उन लोग सभी का स्थान जो होता है, हाइपोथैलेमस का स्थान, पिट्यूटरी का स्थान और जो पीनियल का स्थान, तीनों का स्थान ब्रेन में यानी मस्तिष्क में पाया जाता है कहीं ना कहीं। ये चीज हमको इस डायग्राम के थ्रू हमको पता चल रहा है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि आगे कौन सी ग्रंथि मौजूद है। तो आगे हमारे पास है थायराइड ग्रंथि। तो जो थायराइड ग्रंथि होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वह कहाँ पाई जाती है और क्या साव्र करती है और उसका कार्य क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका लोकेशन क्या होता है, ये नेक में पाया जाता है, इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया। मतलब कि यह गर्दन में श्वास नली ट्रैकिया के सामने पाई जाती है, तो ये गले में पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कौन से हार्मोन को साव्र करती हैं, थायरोक्सिन हार्मोन को साव्र करती हैं, जिसको T4 नाम से जाना जाता है, और ट्राइआइडोथायरोक्सिन मतलब कि T3 हार्मोन से जाना जाता है। तो ये दो हार्मोन को सेक्रीट करती है, T3 एंड T4। तो थायरोक्सिन T4 एंड ट्राइआइडोथायरोनाइन, जिसको हम लोग T3 से जानते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो इसका कार्य होता है रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड आयोडीन मेटाबॉलिज्म। मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट तथा आयोडीन चयापचय के नियंत्रण करता है। समझ में आया, तो आयोडीन कहीं ना कहीं आएगा, तो थायराइड ग्रंथि का अपन को याद करना है, अपन को ये चीज लिखना है। फिर डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, इनकी अल्पता से क्या होती है, तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट, गोइटर होता है जिसमें एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड एंड हाइपोथायराइडिज्म। तो क्या होती है, घेंगा रोग होता है जिसमें ग्रंथि का क्या होता है, बढ़ जाता है, घेंगा रोग हो जाता है, और हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकती है इनकी अल्पता से, इनकी क्या है, डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट हम लोग ग्रंथि देखते हैं। फिर हमारे पास आता है पैराथायरॉइड ग्रंथि। तो हमारे पास एक थायराइड ग्रंथि थी और दूसरी है पैराथायरॉइड ग्रंथि। अब यह कहीं ना कहीं आसपास ही मौजूद होती है, जो डायग्राम हम आगे देखेंगे, पर हम लोग स्थान एक बार देख लेते हैं। तो ये 4 ग्लैंड्स होती हैं, 4 ग्रंथियां होती हैं, जो कहां मौजूद होती हैं, बैक साइड ऑफ दी थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्रंथि के पीछे की ओर स्थित जो होती हैं, 4 नंबर में होती हैं, 4 मौजूद होती हैं। तो 4 ग्रंथियां जो कहां मौजूद होती है, थायराइड ग्रंथि के पीछे की ओर स्थित होती है, उसको क्या बोलते हैं, पैराथायरॉइड ग्रंथि बोलते हैं। और इसका हार्मोन साब्र कौन सा करता है, पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड ग्रंथि जो है पैराथायरॉइड हार्मोन का ही क्या करती है, सेक्रीशन करती है, साब्र करती है। और इनका कार्य क्या होता है, तो इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल्स बाय मोबिलाइजिंग इन फॉर्म्स बोन्स। तो हड्डियों में कैल्शियम के मुक्त करने, रक्त कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने का ये काम करती हैं। और साथ में इनकी अल्पता से, इनकी डेफिशिएंसी से क्या होती हैं, हाइपोकैल्सिमिक टीटैनी हो सकती है, मसल स्पैम्स हो सकते हैं। तो हाइपोकैल्शियम टीटैनी मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना भाई। किसकी कमी से, ये जो हमारे पास होता है पैराथायरॉइड हार्मोन की कमी से ये चीज हो सकता है, उनकी अल्पता से ये सब हो सकता है, उनकी डेफिशिएंसी से ये सब हो सकता है, जो आपको पूछा जाता है वन लाइनर में या स्टेटमेंट क्वेश्चन में या मेंस में भाई लिखने आ जाएगा। तो सीधा सीधा हमको ये चीज लिखना होती है, स्थान लिखना होता है, हार्मोन लिखना होता है, कार्य लिखना होता है, और अल्पता से डेफिशिएंसी डिजीज लिखना होता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, पैराथायरॉइड ग्रंथि कैसे दिखती है, कहाँ पाई जाती है। तो पहले गले में पाई जाती है, गर्दन में पाई जाती है। तो ये कहीं ना कहीं लैरिंग्स के पास ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये पाई जाती है। कुछ ऐसी दिखती है ट्रैकिया के सामने, ठीक है, ये पाई जाती है। अब इसका एक लेफ्ट राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है, बीच में क्या बोलते हैं उसको, अस्थमस बोला जाता है, लेकिन आपके लिए बहुत इतना डीप में इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे लिखा है इसलिए मैंने बता दिया है। उसके बाद ये क्या होती है, ये फ्रंट व्यू है, सामने का हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग पीछे से देखें तो इसी में 4 ग्रंथियां मौजूद होती हैं, यहाँ पे 4 ग्रंथियां, और इसी 4 ग्रंथियों को क्या बोलते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स बोलते हैं, पैराथायरॉइड ग्रंथियां बोलते हैं। और इसी के बारे में हम लोग जस्ट इसके पहले पढ़े थे। तो थायराइड ग्रंथि और पैराथायरॉइड दोनों ही गर्दन में पाई जाती हैं, और पैराथायरॉइड जो ग्रंथि होती है वो थायराइड ग्रंथि में ही 4 नंबर में, मतलब 4 पाई जाती हैं, 4 ग्रंथियां पाई जाती हैं, किसमें, थायराइड ग्रंथि में ही पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेनक्रियास, जिसको आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस भी बोला जाता है, अन्याशय। तो अन्याशय पेनक्रियास के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, पाचन तंत्र में भी पढ़ते हैं, और साथ ही साथ में जो हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम होता है, अंतःसावरी जो तंत्र होता है, दोनों चीज में पढ़ते हैं, और दोनों चीज में ही हम लोग पढ़ते हैं, और दोनों चीज में ही इसका रोल होता है, इसका ये कार्य करता है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हेट्रोक्लाइन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। जो हम लोग के पास एक हमारे पास क्या था, क्वेश्चन भी बना था, जिसके बारे में हमको लिखना था, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि पाया कहां जाता है, तो बिहाइंड द स्टमक में पाया जाता है, और इसको हेट्रोक्लाइन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग ड्यूअल ग्लैंड भी बोलते हैं, ड्यूअल ग्लैंड भी बोलते हैं। ड्यूअल ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्रंथियों की तरह ये काम करता है, और एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्रंथियों की तरह ये काम करता है। मतलब एंडोक्राइन कहाँ पे, जब हम लोग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, तब हम यहाँ पे हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं। और जब हम पाचन तंत्र में एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग एक्सोक्राइन की तरह भी इसको देखा जाता है, दोनों की तरह देखा जाता है, इसलिए इसको डुअल ग्लैंड बोलते हैं या हेट्रोक्लाइन ग्लैंड से बोला जाता है। और ये चीज आपको पूछ चुका है स्टार्टिंग में जो हम लोग क्वेश्चंस देखे थे उसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पेट के पीछे स्थित होता है, हेट्रोक्लाइन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। हार्मोन और इनके कार्य क्या होते हैं, तो हार्मोन, पहला हार्मोन है इंसुलिन, जो उसके बीटा सेल्स से निकलते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब रक्त और जो ग्लूकोज है उनकी लेवल को क्या करता है, स्तर को कम या ज्यादा करने का क्या करता है, उनका काम होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इंसुलिन होता है, जो बीटा कोशिकाओं से निकलती हैं, वो रक्त में ग्लूकोज का स्तर जो है उसको कम करने में निर्भर होता है, काम करता है। और साथ में जो ग्लूकागॉन होता है दूसरा, जो कहां से निकलता है, अल्फा सेल से निकलता है, तो वो इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। मतलब जो ग्लूकागॉन होता है अल्फा कोशिकाओं से निकलता है, वो रक्त में ग्लूकोज का स्तर को बढ़ाने का काम करता है। तो दोनों, एक जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है, घटाने का काम करता है, और जो ग्लूकागॉन होता है वो बढ़ाने का काम करता है। मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। फिर हम लोग देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस, मतलब अल्पता। इनकी अल्पता से क्या होती है, डायबिटीज मेलिटस होती है, मतलब कि मधुमेह की जो समस्या है वो किसके कारण हो सकती है, इन्हीं के कारण हो सकती है। पेनक्रियाज के ये जो हार्मोन्स होते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इन्हीं के कमी से हो सकती है, इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज दिखता कैसा है, तो हमने कहीं अभी जस्ट पढ़ा है कि एक बीटा कोशिकाएं होती हैं और एक अल्फा कोशिकाएं होती हैं, दोनों अलग अलग क्या करती हैं, हार्मोन्स का स्राव करती हैं, और दोनों का अलग अलग काम होता है, इसको हमने देखा है। तो ये पेट के यहाँ पे पाई जाती हैं, मतलब स्टमक के थोड़े साइड में पाई जाती हैं, जो कुछ ऐसी दिखती हैं। तो ये चीज हम लोग देख लेते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो इससे मधुमेह की बीमारी होती है, मधुमेह की क्या हो सकती है, बीमारी नहीं बोल सकते बट मधुमेह हो सकता है उससे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड्स, तो अधिवृक्क ग्रंथियां जो होती हैं वो कहाँ मौजूद होती है, उसको देख लेते हैं। तो वृक्क से एक चीज याद रखना कि वृक्क के ऊपर, मतलब कि हमारे पास किडनी के ऊपर ये मौजूद होंगी, मतलब प्रत्येक वृक्क के ऊपर मौजूद होती हैं, ठीक है, प्रत्येक वृक्क के ऊपर मौजूद होती है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। किडनी जो होती है उनके ऊपर मौजूद होती है। फिर हम लोग देखते हैं कि हार्मोन्स क्या क्या स्राव होती हैं, तो पहले होता है एड्रीनलिन हार्मोन, और दूसरा हमारे पास कॉर्टिसोल हार्मोन। तो ये दो हार्मोन्स का क्या करता है, स्राव करता है, सेक्रीशंस करता है। पहले हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रीनलिन हार्मोन, और क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्टिसोल हार्मोन, और दोनों का ही कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फाइट एंड फ्लाइट। तो भाई ये जो हमारे पास ये जो है ना,
कि लड़ो या भागो वाली जो हम लोग की जो स्थिति बनेगी, कभी ये चीज आएगी इमरजेंसी सिचुएशन में, आपातकालीन जो सिनेरियो होती है, सिचुएशंस होती हैं, तो वहां पे जो साव्र होने वाली हार्मोन होती है वो कौन सी होती है? यही जो अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं उससे जो हार्मोन सेक्रीट होता है एड्रीनलिन और कॉर्टिसोल, यही क्या होती हैं? रिस्पॉन्सिबल होती है, इस चीज का ध्यान रखना है। और ये क्या करती है? मैनेजेस स्ट्रेस एंड सॉल्ट बैलेंस। तो ये क्या करता है? लड़ो या भागो प्रतिक्रिया में नियंत्रण करता है, तनाव और लवण संतुलन का भी प्रबंधन करने का काम करता है ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनकी डेफिशिएंसी से, इनकी अल्पता से क्या होती है? एडिसन डिजीज हो सकती है। तो अभी देखे होंगे कि आपको इस बार प्रीलिम्स में ये पूछा गया था कि जो शॉर्टर्स डिजीज होती है वो किसके कौन सी सूक्ष्म जीवी के कारण होती है। तो वैसे ही शॉर्टर्स डिजीज एक नॉर्मल एंथ्रेक्स के बारे में बात किया था, लेकिन शॉर्टर्स किसी ने सुना नहीं था, तो बहुत लोगों का ये चीज गलत हो गया। तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एडिसन डिजीज जो होती है, जो एडिसन हमारे पास रोग आता है वो किसकी कमी से होती है? वो एड्रीनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन की कमी से होती है। जो कौन सी ग्रंथि से साव्र होते हैं? जो एड्रीनल ग्रंथियां, मतलब की जो अधिवृक्क ग्रंथियां, इन्हीं से क्या होती है? साव्र होती हैं, उनकी कमी से एडिसन डिजीज होती है, एडिसन रोग हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि गोनैड्स। गोनैड्स मतलब जो हमारे पास जनन ग्रंथियां होती हैं, जनन ग्रंथियों के बारे में हमने पिट्यूटरी में कहीं ना कहीं देखा है। तो जो जनन ग्रंथियां होती हैं दो प्रकार की होती हैं। पहले को क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोला जाता है, मतलब कि वृषण बोला जाता है, जो पुरुषों में ही पाया जाता है। और पुरुषों में वही हार्मोन क्या साव्र करता है? जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, जिसको हम लोग एंड्रोजन नाम से भी जानते हैं। तो पुरुषों में क्या होता है? एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन नाम से जाना जाता है। और इनका कार्य क्या होता है? पुरुषों में ही साव्र होता है, तो इनका कार्य क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्रेटरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड स्पर्म प्रोडक्शन। तो पुरुष द्वितीय लैंगिक लक्षण, जो भी लक्षण होते हैं द्वितीय लैंगिक लक्षण, मतलब कि पूरा जो बियर्ड्स होते हैं, मुंह छाना, ये जो भी चीजें होती हैं जो पुरुषों में होती हैं, तो उनमें क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर इनका विकास तथा शुक्राणुओं का निर्माण, मतलब स्पर्म्स क्या है? प्रोडक्शन करवाना, इसके लिए प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इसका ये क्या होता है? काम होता है। फिर हम देखते हैं कि इनकी क्या होती है? अल्पता से, डिफिशियंसी से इनफर्टिलिटी हो सकती है, मतलब पुरुषों में क्या हो सकता है? बांझपन भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरे प्रकार की, जो हमारे पास जनन ग्रंथि होती है, गोनैड्स होती हैं, उनका दूसरा प्रकार क्या होता है? दूसरा प्रकार जो सिर्फ फीमेल्स में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं, यानी कि हम लोग अंडाशय नाम से जाना जाता है। और ये क्या होती है? ये कौन सी हार्मोन सेक्रीट करती है, कौन सी हार्मोन साव्र करती है? तो ये जो हार्मोन्स होती हैं, दो हार्मोन सेक्रेट करेगी, एक ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो पुरुषों में सिर्फ एक ही हार्मोन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। और हमारे पास जनन ग्रंथियों से जो निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरॉन। और जब महिलाओं में हम देखते हैं तो दो हार्मोन देखते हैं, क्या देखते हैं? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन देखते हैं, जो कहाँ के लिए क्या होती? कार्य क्या करती है? रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मतलब कि जो हमारे पास मासिक धर्म चक्र होती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? नियंत्रण करता है। तथा जो सती द्वितीय जो लैंगिक लक्षण हैं उनका भी विकास करने में क्या होती हैं? ये काम करती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से क्या हो सकता है? इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन और इनफर्टिलिटी भी आ सकती है, मतलब कि जो अनियमित मासिक धर्म है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो क्या हो सकता है? अनियमित हो सकता है, मतलब डिसबैलेंस हो सकता है, और बांझपन भी इससे आ सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम था, जो हमारे पास अंतः सावरी जो ग्रंथियां थी, और उनको क्या क्या साव्र करते थे, जिसको हार्मोन्स कहलाते थे, कौन कौन सी अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां हैं और क्या क्या साव्र करती हैं, और उनके कार्य क्या होते हैं, और उनकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं, इसको भी हमने देख लिया है। तो बने रहिए अद्वैत एजुकेशन के साथ, हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।